जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए नेवी एमआर और एसएसआर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन गोल्डन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की वीडियो से के माध्यम से आप यह जज कर सकते हो कि आपसे कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से टॉपिक पर आपको अधिक गौर देनी है और कौन सा टॉपिक आपका अच्छा हो चुका है, आपका लेवल क्या है, आपका कौन सा टॉपिक वीकली या अभी कमजोर चल रहा है। तो सभी के बारे में हमने इसमें डिस्कस की है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज के सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का कार्यविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। तो क्वेश्चन में आपसे सीधे तौर पर पूछा गया है, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह को सबसे पहले किया या कौन से सत्याग्रह में सबसे पहले भाग लिया। ऑप्शन है दांडी यात्रा में, अहमदाबाद आंदोलन में, खेड़ा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो बताइए, महात्मा गांधी ने जो सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया। तो अगर आपको भी इनकी डेट का पता होगा तो आप बता सकते हो। तो आपकी जो दांडी यात्रा थी वह कब हुई थी। तो दांडी यात्रा कब हुई थी आपकी 1930 में हुई थी। अहमदाबाद आंदोलन आपका 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में हुआ था और चंपारण आंदोलन आपका जो हुआ था 1917 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह में सबसे पहले भाग लिया। तो सही जवाब होगा आपका चंपारण आंदोलन में सबसे पहले भाग लिया था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों, आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब आपको नहीं पता था। आपका टारगेट क्या रहा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सिंधी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम शिफ्ट बाई शिफ्ट हो रहा है तो किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन जरूर मिल जाता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो मेरे दोस्तों, जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वह आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में। गुरुमुखी लिपि में, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं तो हिंदी कौन सी में लिखी जाती है। तो मेरे दोस्तों, देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वह आपकी हिंदी लिखी जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण किया गया। ऑप्शन है कोचीन में, गुवाहाटी में, मोपा में, हैदराबाद में। तो बताइए, निजी क्षेत्र में जो देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था वह आपका कौन सा था। तो कौन सा था मेरे दोस्तों, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सही जवाब होगा वह था आपका कोचीन हवाई अड्डा। कौन सा था। कोचीन हवाई अड्डा आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं कोचीन हवाई अड्डे से जो 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो कोचीन हवाई अड्डा ही ऐसा अड्डा है जो आपका सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह संचालित हो चुका है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है वह आपका सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बात करते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है, तो जुहू हवाई अड्डा आपका सबसे पुराना हवाई अड्डा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आला महोबा में होता है, सही जवाब है। कजरी मिर्जापुर में होता है, सही जवाब है। ब्रहा आपका कन्नौज में नहीं होता, और तो इसमें सही जवाब क्या होगा, आपका जो करेक्ट जवाब होगा इसमें सुमेलित जो नहीं है विकल्प सी नहीं है, क्योंकि ब्रहा जो होता है वह आपका पश्चिमी बिहार वाले क्षेत्र में होता है। आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, KR नारायण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है। 2024 में मेरे दोस्तों कितने लोगों को भारत रत्न मिला है। तो 2024 में जो आपको कितने लोग हैं आपके, तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। जो बच्चा
जो बच्चा इंडियन जो आपकी आर्मी यानी अग्निवीर की तैयारी कर रहा था उसको इस क्वेश्चन की वैल्यू का पता चल गया होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा था। हर शिफ्ट में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल रहा था। तो आपको बता दें कि जो है 5 व्यक्ति कौन कौन थे। तो पहला हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह, दूसरा हो जाता है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा हो जाएगा MS स्वामीनाथन, और पांचवा हो जाता है करियोपरी ठाकुर। तो इन 5 व्यक्तियों को 2024 में क्या मिला था? आपका सही जवाब होगा इसमें जो मिला था आपको 2024 में भारत रत्न मिला था। बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन नहीं है? तो सही जवाब होगा KR नारायण आपका भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन है अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ। तो बताइएगा उज्जैन का। तो मेरे दोस्तों जो उज्जैन का जो आपका प्राचीन काल में नाम था वह था अवंतिका। अवंतिका किस नाम से जानते थे? तो उज्जैन को हम अवंतिका के नाम से जानते थे, जिसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र। तो वर्तमान में आपने जो बिहार की राजधानी है पटना, पटना ही को ही हम प्राचीन काल में क्या कहते थे? पाटलिपुत्र कहते थे। बात करते हैं तक्षशिला। तो जो गंधार वाला क्षेत्र है जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तक्षशिला तो वहाँ का क्षेत्र है। और जो आपका इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है मेरे दोस्तों वह आपका दिल्ली और हस्तिनापुर वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में, वही आपका इंद्रप्रस्थ आपका क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा वायुमंडल में जो सर्वाधिक कौन सी गैस इनमें से मिलती है? तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस। तो बात करते हैं वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस मिलती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिसका प्रतिशत होता है 78.0। कितना होता है? 78.08% जो होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मिलती है। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। तो ऑक्सीजन आपकी दूसरे नंबर पर मिलती है, जिसका प्रतिशत होता है 20.95%। कहीं कहीं पर आपको 21% भी सीधा मिल जाएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो आपकी आर्गन गैस मिलती है, जिसका प्रतिशत होता है 0.93%। और उसके बाद आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो आपकी 0.3% आपकी वायुमंडल में उपस्थित होती है। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने आइन अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। ऑप्शन है फैजी ने, हकीम हुमायूं ने, अबुल फजल ने या अब्दुल रहीम ने। तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो आइन ए अकबरी और अकबरनामा लिखी मेरे दोस्तों वह आपकी अबुल फजल ने लिखी। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने भी विकल्प सी यानी अबुल फजल को चुना है। आगे क्वेश्चन है आपका, रिहंद बांध किस नदी में है? तो बताइए रिहंद बांध किस राज्य पर है? ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या बिहार में। तो बात कर लेते हैं रिहंद बांध। तो रिहंद बांध मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र के पीपली गांव में जो है वह आपका रिहंद बांध बना हुआ है, जो कौन सी नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रिहंद बांध बना है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आपका रिहंद बांध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? ऑप्शन है शिवालिक की चट्टान, भारत गंगा मैदान का क्षेत्र, हिमालय या अरावली। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी चट्टान मेरे दोस्तों आपसे पूछी गई है? तो सबसे पुरानी चट्टान जो है वह है आपकी शिवालिक की चट्टान। तो विकल्प क्या होगा? जिन भी मेरे देश के नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका सेलेक्टेड होगा। मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप के, अकबर और हेमू के, बाबर और महाराणा प्रताप के, या बाबर और हेमू के। तो बात कर लेते हैं पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए थे। तो मेरे दोस्तों पानीपत के कुल आपके 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था आपका 1526 में, दूसरा हुआ था आपका 1556 में, तीसरा हुआ था आपका 1761 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह आपका किस किस के बीच हुआ था। तो पहले की बात करें तो पहला किस किस के बीच हुआ था। तो पहला हुआ था आपका आपका जो हुआ था बाबर और अहमद शाह, वो सॉरी बाबर और इब्राहिम लोदी। पहला किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध जो आपका 1526 में हुआ था, आपका हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा किसके बीच हुआ था? दूसरा हुआ था आपका बाबर और हुमायूं के बीच। तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और सिराजुद्दौला यानी मराठाओं के बीच। तो तीनों युद्धों के बाद में हमने बात करा दी है। क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा युद्ध, तो सही जवाब होगा आपका दूसरा युद्ध जो हुआ था मेरे दोस्तों वह हुआ था अकबर और हेमू के बीच, यानी विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब होगा। पहला युद्ध आपका 1526 में हुआ जो आपका किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तीसरा आपका 1761 में हुआ था जो आपका अहमद शाह अब्दाली और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। तो तीनों युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? तो मार्टेंग्यू चेक स्पोर्ट सुधार पर आधारित था यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जिन व्यक्तियों ने विकल्प ए या मेरे दोस्तों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है BN राव ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने, या राजेंद्र प्रसाद ने। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, प्रारूप समिति देखी होगी, उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। उन्होंने लगाया होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मगर मेरे दोस्तों जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, मगर प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वह आपका जो रखा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इसमें जो सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी आपका सही जवाब होगा, आपका सी गलत जवाब होगा। ये जो थे मात्र जो थे आपके जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है, आप कंफ्यूज मत हो जाना और क्वेश्चन गलत मत कर आना। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है वस्तु मुद्रा को, साख मुद्रा को, पात्र मुद्रा को, या चेक को। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो सही जवाब होगा पत्र मुद्रा को आपकी क्या है सामान्य मान्यता प्राप्त है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम के कारण, थायराइड ग्रंथि के कारण, सेरिबेलम के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक ग्रंथियों का जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है वह आपका सेरिब्रम के कारण होता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? ऑप्शन है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, या एक्स नबार्ड्स। तो मनुष्य के जो शरीर में जो मनुष्य का आपका मस्तिष्क होता है और उसके सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है वह आपकी ड्यूरामीटर होती है। कौन सी होती है? ड्यूरामीटर होती है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, और अधिकतर जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, या चपटा। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे कि सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय कैसा दिखाई देता है। तो अधिकतर बच्चों ने लगाया होगा गोलाकार दिखाई देता है, जबकि मेरे दोस्तों आपका गोलाकार नहीं दिखाया देता, वह आपका अंडाकार चपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आपका चपटा दिखाई देता है। इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक कब आता है? तो पृथ्वी के जो नज़दीक आ जाता है वह आपका 4 जनवरी को सबसे नज़दीक आ जाता है, और 4 जुलाई को कब?
4 जुलाई को सबसे दूर चला जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपका 4 जनवरी को होता है और सबसे दूर आपका 4 जुलाई को होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने का कारण। तो क्या कारण है? अपवर्तन का कारण आपका सही कारण होगा। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे क्वेश्चन है आपका, क्या है देखते हैं। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय अन्न जो योजना किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है। ऑप्शन है, महिला सशक्तिकरण के कारण, गरीबी उन्मूलन के कारण, कौशल विकास के कारण या वित्तीय समावेश के कारण। तो दीनदयाल जो योजना थी मेरे दोस्तों, वह थी आपकी कौशल विकास के कारण, जिसमें पीएम मोदी ने कब शुरू किया था? 2014 में शुरू किया था, जिसमें 1000 प्लस गाँव को विद्युतीकरण यानी 1000 प्लस गाँव में विद्युत पहुँचाना आपका इस योजना का लक्ष्य माना गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को या 1 मई को। तो बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मेरे दोस्तों आपका 3 मई को मनाया जाता है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, लोहार में या सासाराम में। तो शेरशाह का जो मकबरा है मेरे दोस्तों, वह आपका सासाराम में है, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। कहाँ पर है? सासाराम आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ऑप्शन है कालिदास की, विशाखदत्त की, बाणभट्ट की या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा कि मुद्रा राक्षस आपकी किसकी रचना है। तो मेरे दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस है वह आपकी विशाखदत्त की है, यानी विकल्प बी के साथ आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य भाषा किस अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन अनुसूची 5, 6, 7 या 8। तो भारतीय संविधान में जो राज्य भाषाएं किस अनुसूचित या किस अनुसूची में वर्णित है। तो मेरे दोस्तों, कौन सी अनुसूची में है? तो सही जवाब होगा आपका अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र आपको मिल जाता है। तो डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी, जिनको बढ़ाकर आप कितनी अनुसूची कर दी गई हैं। तो 12 अनुसूचियां आपकी कर दी गई है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में आपकी राजभाषा संबंधित आपका विवरण देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ी झील पानी की प्राकृतिक झील है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ऑप्शन है चोलामू झील, लोनार झील, डल झील या बुलर झील। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, आपकी कौन सी झील इसमें से ऐसी है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो बताइएगा। तो बात कर लेते हैं कि आपकी चोलामू झील कहाँ पर है। तो चोलामू झील आपकी सिक्किम में है, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है, डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है और बुलर झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। मगर आपसे क्वेश्चन तो यह पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो मेरे दोस्तों, जो बुलर झील है वह आपकी भारत में कौन सी है? सबसे मीठे पानी की झील है। कौन सी? बुलर झील। और जो आपकी लोनार झील है वह आपकी खारे पानी की झील है। और चोलामू झील जो है वह आपकी विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी? चोलामू झील विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित आपकी झील होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन है शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को या मंगल को। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे गर्म और प्यारा ग्रह किसे कहा जाता है। तो सबसे गर्म और प्यारा ग्रह जो कहा गया है वह आपका शुक्र को सबसे गर्म और प्यारा ग्रह कहा गया है। क्वेश्चन है आपका, सबसे सुंदर ग्रह की संज्ञा किसको दी गई है। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे सुंदर ग्रह माना गया है वह आपका किसको माना गया है। तो सबसे सुंदर ग्रह जो है वह आपका शनि को सबसे सुंदर ग्रह माना गया है। बात कर लेते हैं ग्रहों की रानी किसको कहा गया है। तो ग्रहों की रानी
तो ग्रहों की जो रानी कहा गया है मेरे दोस्तों, वह आपका चंद्रमा को कहा गया है। मगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से पृथ्वी की बहन किसको कहा गया है। तो मेरे दोस्तों जो पृथ्वी की बहन कहा गया है वह आपका चंद्रमा को ही पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन्होंने बच्चों ने भी विकल्प सी यानी चंद्रमा को चुना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ऑप्शन है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की या धारा की। तो किलोवाट घंटा, तो मेरे दोस्तों जो किलोवाट घंटा है वह आपका का किसकी इकाई है। तो सही जवाब होगा इसमें किलोवाट घंटा आपका शक्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है लघु दृष्टि के निवारण हेतु उपयोग में लाते हैं विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार का या साधारण का। तो बताइए लघु दृष्टि दोष के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो सही जवाब होगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स अस्थि विकलांगता हड्डी का रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन सी या विटामिन डी के कारण। तो बात करते हैं विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है। तो मेरे दोस्तों रतौंधी जो रोग होता है वह आपका विटामिन ए के कारण होता है। बात कर लेते हैं विटामिन ए रोग बहुत पूछा जाता है बेरी बेरी रोग। कौन सा बेरी बेरी रोग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन आपने स्कर्वी रोग सुना होगा एक, तो विटामिन जो सी के कारण होता है वह आपका स्कर्वी रोग होता है। और आपका जो होता है विटामिन डी के कारण जो होता है वह आपका विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है। आपने सुना होगा कि विटामिन डी के कारण आपकी क्षमता जो प्रोटीन की क्षमता हो जाती है, जो प्रोटीन में कमी आ जाती है विटामिन ए के कारण, विटामिन डी के कारण आ जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिकेट्स रोग किसके द्वारा होता है। तो विटामिन डी के कारण ही रिकेट्स रोग होता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा स्तर, कोश, कक्ष या तीनों। तो बताइए जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्तों उसको हम जो कहते हैं इन तीनों के नाम से जानते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, कोश भी और कक्ष भी हम इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चालक तार की लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए अगर आपके पास कोई चालक तार है और उस तार की हम लंबाई बढ़ा दें तो उसमें क्या होगा। तो मेरे दोस्तों उसका जो प्रतिरोध होगा वह बढ़ जाएगा, यानी विकल्प बी आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग। अभी हमने बताया था विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है रतौंधी होता है, विटामिन बी के कारण बेरी बेरी होता है, विटामिन बी के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन ए के कारण और विटामिन डी के कारण। तो आपको पता होना चाहिए ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपसे विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इन्हीं चारों विकल्पों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% मैं इस क्वेश्चन को कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगे, अश्रव्य अपश्रव्य तरंगे, सुपरसोनिक तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप के समय जो उत्पन्न होती हैं वह आपकी अश्रव्य तरंगे होती हैं। बात कर लेते हैं भूकंप में कितने प्रकार की तरंग होती हैं। तो भूकंप में आपकी 4 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती हैं। पहली होती है पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग, तीसरी होती है आपकी लब तरंग और चौथी हो जाती है आपकी रेले तरंगे। तो भूकंप में आपकी 4 तरंगे होती हैं, पी तरंग, एस तरंग, लब तरंग, रेले तरंगे। तो इसमें कौन सी तरंग होती है। तो अश्रव्य तरंग इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आवेश का मात्रक है। ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, वेबर या कूलाम प्रति सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या है। तो कूलाम आपका आवेश का मात्रक है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है। ऑप्शन है ध्वनि का, प्रकाश का, दोनों का समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है। तो ध्वनि एवं प्रकाश में जो वेग अधिक होता है वह आपका प्रकाश का वेग अधिक होता है, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह आपका ध्रुवों पर, कहाँ पर, ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन है स्टार्च, शर्करा, प्रोटीन, वसा। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोचिएगा, समझिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आलू में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब जानते थे, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब आपको नहीं पता था। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें।